नमस्कार दोस्तों, योगेश टेक्निकल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो हम जानेंगे पूरी तरह से लोग कैपिलरी को आसानी से कैसे बदलें, यानी कि वो कौन से टिप्स हैं जिन्हें आप आजमाकर पूरी तरह से ब्लॉक हुई किसी भी डिफ्यूजर की कैपिलरी को आसानी से बदल पाएंगे, क्योंकि वो कैपिलरी अंडरग्राउंड होती है और जिसे बदलने में हमें काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। मेरी पूरी कोशिश है कि मैं आपको उन्हीं तरीकों को इस वीडियो में एक्सप्लेन कर पाऊँ, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको यह जानना जरूरी है कि ये अवस्था क्यों आती है। दोस्तों यह अवस्था भी हमारी गलतियों की वजह से ही आती है। अगर हम उसे अच्छी तरह से वैक्यूम ना करवाएंगे, अगर हम ज़्यादा एंटी मॉइस्चर का इस्तेमाल करेंगे या फिर उपकरण में नमी चली जाएगी हमारी गलतियों की वजह से, तो आपकी बार बार कैपिलरी चोक होगी और कई बार तो ऐसी अवस्था आ जाती है कि आपकी कैपिलरी पूरी तरह से ब्लॉक हो जाती है और आपका उसे बदलने के अलावा और कोई विकल्प नहीं रहता आपके पास। तो आप कोशिश कीजिए कि अच्छी प्रैक्टिस करें, अच्छा वैक्यूम कराएं, एंटी मॉइस्चर का इस्तेमाल कम करें, क्योंकि दोस्तों जब भी आपके उपकरण में बाहरी नमी और अशुद्धियां जाएंगी तो उससे जो हमारा ऑयल है वो दूषित हो जाता है और उस दूषित ऑयल की वजह से हमारे कंप्रेसर के अंदर स्लग्स जमना शुरू हो जाता है, क्योंकि जो मॉइस्चर जो नमी हमारे उपकरण में चली गई वो रासायनिक क्रिया करती है हमारे तेल के साथ, हमारे रेफ्रिजरेंट के साथ, और उससे जैसे पानी के ऊपर काई होती है उस चीज़ का निर्माण होता है और वो आहिस्ता आहिस्ता कैपिलरी में जमती जाती है और एक दिन ऐसा आता है कि कैपिलरी पूरी तरह से ब्लॉक हो जाती है। तो उसे बदलने के अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं रहता। इसलिए आप अच्छी प्रैक्टिस कीजिए, अच्छा वैक्यूम कीजिए, डायनाइट्रोजन के साथ फ्लैशिंग करवाइए, ये सभी चीज़ें आपको करनी होगी। ऑयल कोई कारण नहीं होता किसी भी कैपिलरी ब्लॉक होने का। क्योंकि दोस्तों ऑयल की प्रकृति ऐसी होती है कि वो हमारे रेफ्रिजरेंट के साथ पूरे सिस्टम में घूमता रहता है, वो भी साइकिल के साथ चलता है, एपरेटर में जाता है और वापस हमारे कंप्रेसर में आ जाता है। लेकिन कई बार ज़्यादा मात्रा में ऑयल अगर डिस्चार्ज होना शुरू हो जाता है कंप्रेसर में, तो उस अवस्था में हमारे एपरेटर में ऑयल जमने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। वो कारण अलग है, लेकिन जैसा मैंने आपको बताया अशुद्धियाँ, नमी ही वो सबसे बड़ा कारण है जो हमारे कैपिलरी को पूरी तरह से ब्लॉक करता है। और जब हम कोशिश करके हार जाते हैं, फिल्टर को भी हमने गर्म करके देख लिया, कैपिलरी को भी हमने साफ़ कर लिया किन्हीं साधनों से, लेकिन फिर भी वो बात नहीं बन पाती और आखिर में हमें उसे बदलना ही पड़ता है। तो इन्हीं बातों को हम जानेंगे आसानी से इस पर कैसे काम किया जाए। अगर आप नए हैं तो वीडियो में रहेगा, अगर आप परिपक्व हैं तो वीडियो को स्किप कर सकते हैं। और एक बात, अगर आप रेजर्वेशन किसी टूल को लेना चाहते हैं, उसके बारे में जानना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में जाकर वहाँ से आप उनके बारे में जान सकते हैं। दोस्तों मैं आपको एक बात बताता चलता हूँ आगे बढ़ने से पहले। जो डिफ्यूजर अक्सर मार्केट में आपको देखने को मिलते हैं, आपने ध्यान किया होगा कि उनकी जो कैपिलरी है वो अंडरग्राउंड होती है, यानी कि हम उसे बाहर से रिप्लेस नहीं कर सकते। जैसा कि आप चित्र में सामने देख रहे हैं, यह एक डिफ्यूजर है और इसकी जो कैपिलरी है उसे हम बाहर से ही रिप्लेस कर सकते हैं। ये जो ऐसे टाइप के डिफ्यूजर होते हैं वो काफ़ी रिपेयरेबल होते हैं और कंपनियां उन्हें इसी तरह से बनाती है कि ताकि जो टेक्नीशियन है वो आराम से अपनी कैपिलरी को बदल पाए। लेकिन आपने जो डिफ्यूजर अक्सर देखे होंगे जो हम कमर्शियल यूज़ करते हैं, उनकी जो कैपिलरी है वो अंडरग्राउंड जाकर ही एपरेटर में मिलती हैं और कई बार उन्हें ढूंढना हमारे लिए काफ़ी मशक्क़त वाला कार्य हो जाता है। इसी विषय पर हम आगे बढ़ेंगे। दोस्तों ऐसे केस में कैपिलरी को जो बदलने का तरीका होता है वो ऐसे ही होता है जैसा अभी आप चित्र में सामने देख रहे हैं। इसी तरीके से हम उस कैपिलरी को बदल पाते हैं। कई बार तो हमें वो सिरा आसानी से मिल जाता है जहाँ पर हमें कैपिलरी को जोड़ना होता है, लेकिन कई बार काफ़ी मुशक्क़त के बाद भी हमें वो सिरा नहीं मिल पाता। इन्हीं चीज़ों पर हम आगे बात करेंगे, क्योंकि कंपनियाँ अंडरग्राउंड कैपिलरी को कहीं भी जोड़ देती हैं, उसे हमें खोजना पड़ता है। दोस्तों कोशिश आप यह कीजिए, जब भी आपके पास कोई उपकरण आता है तो आप हमेशा उसे शुरू में चलाकर देखते हैं, क्योंकि कोई ज़रूरी नहीं है कि सभी उपकरणों की कैपिलरी पूरी तरह से ब्लॉक हो। कई उपकरणों की कैपिलरी थोड़ी खुली भी होती है, जिससे कि आधे हिस्से में कूलिंग आती है और आधे हिस्से में नहीं। इसलिए आप सबसे पहले ये देखिए कि हमारे उस उपकरण की यानी डिफ्यूजर की कूलिंग कहाँ से स्टार्ट होती है, और आपको जब यह कंफर्म हो जाए कि हाँ कूलिंग यहाँ से स्टार्ट होती है, तो आपको उसी जगह से हमारा इस अंदर वाले कंपार्टमेंट का ये आगे वाला चद्दर हटाकर आपको कैपिलरी का वो सिरा ढूंढ लेना है और फिर आपको वो कैपिलरी वहाँ से रिजेक्ट कर देनी है और उसकी जगह दूसरी कैपिलरी आपको इंस्टॉल कर देनी है। इसलिए आप हमेशा कोई भी उपकरण आए उसको आपको नोट करके रहना चाहिए कि आपकी जो कूलिंग है उस उपकरण की कहाँ से शुरू होती है।
जैसे अभी आपके सामने यह डीप फ्रीजर है, इसकी कूलिंग आप देखिए ऊपर से स्टार्ट हो रही है। लगभग जो डीप फ्रीजर होते हैं उन सबकी कूलिंग ऊपर से ही स्टार्ट होती है, लेकिन कई कंपनियां कूलिंग की जो स्टार्टिंग है वो नीचे से भी कर देती हैं। उसका भी उदाहरण मैं आपको आगे आने वाले क्लिप में दे रहा हूँ। अब आप देख सकते हैं पहले वाले डीप फ्रीजर की कूलिंग ऊपर से स्टार्ट थी और इस वाले डीप फ्रीजर की कूलिंग नीचे से स्टार्ट है। इसलिए आपको हमेशा यह कंफर्म करना चाहिए जब भी कोई उपकरण आपकी शॉप पर आए। अब दोस्तों देखिए, यह उपकरण हमारी शॉप पर आया था। हमने काफ़ी कोशिशों के बाद भी इसकी कैपिलरी को नहीं खोल पाए और उस अवस्था में हमें इसकी कैपिलरी को ही चेंज करना पड़ा। इसलिए हमने इसके इंटरनल केबल में जाके आगे वाली जो चादर है उसको हटाया और धीरे धीरे से हमने कोशिश की कि हमारी कैपिलरी का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो कहाँ से शुरू होता है, क्योंकि हमारी यह कैपिलरी जब शुरू में थोड़ा हल्का कूलिंग कर रही थी, क्योंकि यह डीप फ्रीजर हमारे पास 2 बार आ चुका था, इसलिए हमें इसका मालूम था और हमने वो सिरा ढूंढ लिया और उस कैपिलरी को डिस्कनेक्ट कर दिया जो पुराने वाली कैपिलरी थी। आपको ध्यान यह रखना होता है कि इसके अंदर जो पाइपें होती हैं वो लगभग लोहे की होती हैं, इसलिए आपको काफ़ी ध्यान से काम करना होगा इस कार्य में, क्योंकि दोस्तों अगर हमारी पाइपें डैमेज हो जाती हैं तो उनमें ब्रेजिंग करने के लिए हमें काफ़ी मेहनत करनी पड़ सकती है। इसलिए कोशिश कीजिए कि आप इस कार्य को ध्यान से करें और हमें फिर वो जो चादर हमने हटाई है उसे भी दोबारा से सही तरीके से लगाना है, तभी हमारी कूलिंग प्रॉपर हो पाएगी। इसलिए यह बातें आपको हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए जब भी आप कैपिलरी से संबंधित कोई भी कार्य किसी भी उपकरण पर करें। और हमने फिर पुरानी कैपिलरी को वहाँ से डिस्कनेक्ट करके हमने नई कैपिलरी को लगा दिया है। उसके लिए हमें अलग स्थान से उस कैपिलरी को इस केबिन में इंटर करवाना पड़ा, आप देख सकते हैं। और वैसे ही पूरी कोशिश की है कि अंडरग्राउंड ही कैपिलरी हम आसानी से वहाँ तक ले जाएं, ताकि हमारी कैपिलरी कहीं से बीच से कट ना जाए। ये बातें भी आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी। और उसके बाद जब आप यह कर पाएँ तो इस चादर को वैसे ही लगा दें, इसे पेस्टिंग कर दें किसी भी तरीके से। आपके पास बेहतर विकल्प हैं क्योंकि आप टेक्नीशियन हैं और ये बेहतर कर पाएंगे। तो दोस्तों ये वो बातें थी जो आपको किसी भी डीप फ्रीजर में कैपिलरी को बदलते हुए ध्यान में रखनी चाहिए। कोशिश कीजिए कि आप अच्छी प्रैक्टिस करें ताकि कैपिलरी की ब्लॉक होने की समस्या ना आए। लेकिन फिर भी कई बार अगर ऐसा हो जाता है तो आप पहले कोशिश करें कि वो कैपिलरी ही खुल जाए जो ओरिजिनल है। अगर फिर भी नहीं खुलती और आपके पास कोई विकल्प नहीं बचता तो आप इन तरीक़ों से इस कैपिलरी को आसानी से बदल पाएंगे। मेरी कोशिश यही थी कि मैं आपको इस विषय पर कुछ जानकारी दे पाऊँ। अगर आपको ये लगता है कि जानकारी से आपको फ़ायदा होगा तो वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। और दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, और जिससे कि मेरा कोई भी नया वीडियो आपको जल्दी से प्राप्त हो जाए। और अगर आप रेफ्रिजरेशन के किसी भी टूल को लेना चाहते हैं, अगर आपको वो उपलब्ध नहीं हो पा रहा या उसके बारे में जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाकर वहाँ से आप उस टूल के बारे में जान सकते हैं और वहाँ से उसे खरीद भी सकते हैं। और आप मेरे को फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर भी फॉलो अवश्य करें। तो दोस्तों ये था कैपिलरी से संबंधित कुछ जानकारी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।